जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही है कि हमने मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था और इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम मुस्लिम लॉ को किन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और उस पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने मुस्लिम लॉ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारा मैरिज था। और मैरिज को हमने फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से कि हम अपने 3 पार्ट कर चुके हैं, जो कि एसेंशियल ऑफ अ वैलिड मैरिज है, वेरियस टाइप ऑफ अ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ है, इम्पेडिमेंट्स है। ये चीज़ें हम कर चुके हैं और आज हमारा नेक्स्ट है वो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सही, बातिल एंड फासिद मैरिज। आज हम ये कवर करेंगे दोस्तों। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों टाइप्स ऑफ मैरिज की, मैरिज होती कितने टाइप की है और इनके तीनों के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहला है हमारा टाइप्स ऑफ मैरिजेस। मैरिज के कितने टाइप हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सबसे पहला है हमारा सही मैरिज। सही मैरिज को हम बोलते हैं वैलिड मैरिज। सेकंड है हमारा फासिद मैरिज। फासिद मैरिज इसको बोला जाता है इर्रेगुलर। नंबर थर्ड है हमारा बातिल मैरिज। बातिल का मतलब होता है वॉइड मैरिज। तो दोस्तों, जैसे कि हम वैसे पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि इनका मतलब क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा आपको अनाउंस करा देता हूँ एक बार। तो सही मैरिज वो होती है जिसमें कोई भी खामियां नहीं होती, जिसको हम लीगली मानते हैं कि हाँ भाई, लड़का और लड़की लीगली वेडिड है और इनके बीच में कोई भी इम्पेडिमेंट्स नहीं है इनकी मैरिज के बीच में, और बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, यूनियन होगी जो उनकी या फिर उनका कंजुमेशन होगा वो भी क्या होगा, लेजिटिमेट होगा। सेकंड आता है हमारा फासिद मैरिज। फासिद मैरिजेज वो होती हैं जिसके अंदर कुछ इम्पेडिमेंट्स होते हैं। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावटें होती हैं। जैसा कि हमने इम्पेडिमेंट्स के पूरे चैप्टर, जब हमने इम्पेडिमेंट्स का पूरा चैप्टर किया था उसमें देखा था एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स होती हैं, जिसको कॉन्सैंग्यूनिटी आती है, उसमें एफिनिटी आती है, फोस्ट्रेज आती है या पोलेंड्री होती है। ये सारी क्या थी, एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट्स थी। और कुछ थी हमारी, जो थी हमारी रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स थी। जो रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स होती है वो ही क्या बनाती है, फासिद मैरिज बनाती है। जो रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स थी, जैसे उसमें क्या था, एब्सेंस ऑफ द विटनेसेस थी, मैरिज विद अ वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इद्दत, या फिर हमारा दूसरा था, अगर लड़के का और लड़की का रिलीजन अलग है तो उस टाइम पे लड़कियों का रिलीजन चेंज करके कैसे मैरिज को सही करना है। एक था हमारा मैरिज विद अ फिफ्थ वाइफ। अगर लड़के की 4 वाइफ पहले ही हो चुकी है, अगर फिफ्थ वाइफ है तो वो भी क्या होगी, एक तरीके से इरेगुलर मैरिज होती है या फिर रिलेटिव इम्पेडिमेंट होती है। एक था हमारा अनलॉफुल कंजंक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इम्पेडिमेंट्स के चैप्टर के अंदर कवर किया था। और जो भी वो इम्पेडिमेंट्स के रिलेटिव इम्पेडिमेंट्स थी वो किसके साथ डील करती है, फासिद मैरिज यानी इरेगुलर के साथ। और बातिल मैरिज हमारी वो होती है जिसका कॉन्सिक्वेंस स्टार्टिंग से ही क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होती है। यानी स्टार्टिंग से ही हम ये समझ के चलते हैं कि वो हुई ना हुई एक जैसी थी और उसका कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। तो एक बार हम डिटेल में इनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं, जो कि हमारा मेन है। तो सबसे पहला है हमारा लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सही मैरिज। सही मैरिज, अगर हमारी मैरिज सही है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला है हमारा, ये लिख लेते हैं हम, सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स becomes lawful and children born out of such union are legitimate। जो उनके बीच में दोस्तों क्या होगा, इंटरकोर्स होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, वो क्या होगा, एक लॉफुल होगा। उसको हम इलीगल या फिर कोई और नाम नहीं दे सकते। ठीक है, और जो चिल्ड्रन होंगे किसकी वजह से,
आउट ऑफ सच यूनियन, उनकी यूनियन की वजह से, उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जो भी चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे, लेजिटिमेट होंगे, यानी जायज़ बच्चे माने जाएंगे, वो उनको नाजायज़ नहीं बोला जाएगा। द वाइफ, नेक्स्ट हमारा द वाइफ बिकम्स टू एंटाइटल टू डार, और वाइफ का क्या राइट हो जाएगा, वाइफ एंटाइटल हो जाएगी डार लेने के लिए, यानी डार का मतलब क्या होता है, मेहर, मेहर की रकम लेने के लिए वो क्या हो जाएगी, एंटाइटल हो जाएगी। थर्ड आता है हमारा द वाइफ बिकम्स एंटाइटल टू मेंटेनेंस ऑल्सो, मेंटेनेंस, वाइफ का मेंटेनेंस, मेंटेनेंस लेने का भी अधिकार होगा। डी हमारा आता है हस्बैंड, हस्बैंड एंटाइटल टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है दोस्तों नियंत्रित करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना या फिर कुछ कुछ विरोधाभास उत्पन्न करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रेन। द वाइफ्स मूवमेंट्स इन अ रीजनेबल मैनर, और हस्बैंड का क्या अधिकार होगा सही मैरिज होने के दौरान, हस्बैंड का अधिकार होगा कि वो वाइफ की कुछ मूवमेंट्स है, जैसे कि इसको हम म्यूचुअली कंसेंट बोल सकते हैं, कि बाहर आने जाने पे थोड़ा बहुत है, उसकी क्या करता है, नियंत्रित करने का उसका क्या होगा, अधिकार होगा। जैसे अगर उसको कहीं भी जाना है, बाहर जाना है, तो वो क्या करेगी, अपने हस्बैंड से पूछ के जाएगी, और हस्बैंड कहेगा कि भाई आपको इधर या कुछ जगह ऊपर नहीं जाना है, तो उसका उस चीज़ को नियंत्रित करने का भी अधिकार होगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं होता, ये एक तरह से देखा जाए तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ होता है, ये हर एक फैमिली में वैसे भी होता है। अगर हम क्या करते हैं, अगर जैसे बच्चे भी होते हैं तो माता पिता का भी ये अधिकार माता पिता के पास भी चला जाता है कि वो बच्चों को कुछ जगह पर जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, जब शादी हो जाती है तो जो हस्बैंड है वो क्या करता है, अपनी बीवी को भी कुछ जगहों पर जाने के लिए या फिर उस पर कुछ उसकी मूवमेंट्स पे कुछ रिस्ट्रेन लगाने के लिए एंटाइटल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल राइट, म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत, आर एस्टेब्लिश्ड, यानी क्या हो जाएगा, उनका जो म्यूचुअल राइट है वो इनहेरिटेंस करने का वो एस्टेब्लिश होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब जो विरासत है वो मिलती ही कब है, जब एक क्या हो जाती है, एक की डेथ हो जाती है या फिर एक मौके पर नहीं होता, तब क्या मिलती है, विरासत मिलती है उसकी, किसी व्यक्ति के जाने के बाद। अगर वाइफ के चली जाती है दुनिया से, अगर वाइफ की डेथ होती है तो वाइफ की चीज़ों पर किसका अधिकार होगा, उसके पति का अधिकार होगा। अगर पति चला जाता है तो उसकी चीज़ों पर किसका अधिकार होगा, वो होगा पत्नी का अधिकार होगा। इसको बोल देंगे हम म्यूचुअल राइट टू इनहेरिटेंस आर एस्टेब्लिश। लेकिन एक और है जो कि है ना बिल्कुल इससे मिलता जुलता है लेकिन इससे थोड़ा अलग है, उसको हम बोल देते हैं नाइदर हस्बैंड नॉर वाइफ एक्वायर्स एनी इंटरेस्ट in the property of the other by reason of marriage। देखो दोस्तों, इसका और इसमें थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, ना तो हस्बैंड को और ना ही वाइफ को, दोनों को क्या नहीं है, एक्वायर करने का राइट नहीं मिलेगा, या फिर एक्वायर्स एनी इंटरेस्ट, वो क्या नहीं कर सकते, दूसरे के इंटरेस्ट को एक्वायर नहीं कर सकते इन द प्रॉपर्टी, कि ये नहीं कह सकते कि भाई वाइफ के नाम अगर जो प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड कहेगा ये मेरी हो गई है।
जब तक वो, हाँ ये बात है कि इनहेरिटेंस अगर पत्नी चली जाती है उसके बाद उसके पति की हो सकती है या फिर उसके हेयर्स की, उसके बच्चों की हो सकती है, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक क्या है, अब भाई आपकी मैरिज मेरे साथ होगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी है। तो उसका मतलब क्या होगा, नाइदर हस्बैंड नोर वाइफ एक्वायर्स एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर बाय रीजन ऑफ मैरिज। सिर्फ मैरिज के बिहाफ पर एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर आप कब्जा नहीं कर सकते। और लेकिन उनके जाने के बाद म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस जरूर होगा। अगर एक चला जाता है तो दूसरे को उसकी प्रॉपर्टी में अधिकार लेने का पूरा राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोहिबिशन रिगार्डिंग मैरिज ड्यू टू रूल्स ऑफ एफिनिटी, यानी ये हमने किया था, मुसरत बोलते हैं इसको, कम्स इनटू ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, प्रोहिबिशन हो जाएगा, यानी आपको आप पे कुछ रोकथाम लग जाएगी। किससे रिगार्डिंग, जो हमने इम्पेडिमेंट्स के अंदर किया था, एब्सोल्यूट इम्पेडिमेंट के अंदर एफिनिटी किया था, जिसमें कि अगर एक बंदा शादी करता है तो शादी करने के बाद वो उसकी माता के साथ शादी, अपनी उसकी माता के यानी अपनी वाइफ की माँ के साथ शादी नहीं कर सकता, यानी अपनी सास के साथ शादी नहीं कर सकता, उसकी सगी बहन है उसके साथ शादी नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे करके जो जो एफिनिटी के अंदर कवर होती है वो सारी की सारी इम्पेडिमेंट्स क्या आ जाएंगी, ऑपरेशन में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आता है वाइफ इज नॉट एंटाइटल टू रीमैरी आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड और आफ्टर द dissolution of marriage without observing इद्दत। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब वाइफ को है ना दूसरी मैरिज करने का अधिकार नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, वाइफ को दूसरी मैरिज करने का अधिकार नहीं होगा। और किन केस में, वाइफ इज नॉट एंटाइटल टू रीमैरी, वाइफ दूसरी मैरिज करने के लिए एंटाइटल नहीं है। आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड और आफ्टर द, नंबर 1 है आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, और नंबर 2 है आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ द मैरिज। यानी कहने का मतलब ये डिजोल्यूशन हुई है डिवोर्स के थ्रू, यहाँ पे वो है। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है या फिर डिवोर्स हो गया, वो तब तक दूसरी मैरिज नहीं कर सकती जब तक विदाउट ऑब्जर्विंग इद्दत, जब तक वो इद्दत पीरियड को एब्जॉर्व नहीं कर लेती। लेकिन अगर एक बार वो इद्दत पीरियड को एब्जॉर्व कर लेती है उसके बाद वो एंटाइटल है दूसरी मैरिज करने के लिए। ये लीगल कॉन्सिक्वेंस थे हमारे सही मैरिज के। अब नेक्स्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस करते हैं हम अपने फासिद मैरिज के, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। सबसे पहले फासिद मैरिज के करते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूँ दोस्तों, मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। अब है हमारा सेकंड है हमारा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फासिद मैरिज। फासिद मैरिज के क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। सबसे पहले फासिद मैरिज हैज नो लीगल इफेक्ट बिफोर consummation
ओके, इसका मतलब क्या है, जब तक कि फासिद मैरिज जो कि इरेगुलर मैरिज है हमारी, जब तक कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंजुमेशन नहीं हो जाता, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो जाता, तब तक उसके कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होंगे, वो तब तक वॉइड की तरह ही ट्रीट होगी। ठीक है। सेकंड हमारा इवन आफ्टर कंजुमेशन हस्बैंड एंड वाइफ हैव नो म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस between themselves. But issues of such marriage are legitimate. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इवन आफ्टर कंजुमेशन, अगर कंजुमेशन हो भी जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, ठीक है, हैव नो म्यूचुअल राइट टू इनहेरिटेंस, उनका कंजुमेशन होने के बाद भी म्यूचुअल राइट नहीं बनता कि वो एक दूसरे की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके या फिर विरासत की चीज़ को पा सके, उनका ऐसा कोई राइट नहीं होगा, बेशक कंजुमेशन हो भी जाए। लेकिन अगर कंजुमेशन हुआ ही नहीं है तो उसके बिहाफ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो एक तरीके से वॉइड ही ट्रीट होगी। थर्ड हमारा इफ कंजुमेशन, इफ कंजुमेशन हैज टेकन, अगर क्या होता है कंजुमेशन हो जाता है, टेकन प्लेस, वाइफ का कुछ राइट जरूर बन जाते हैं अगर कंजुमेशन हो जाता है, तो वो राइट क्या बनेंगे, मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूँ, इसके अंदर ही आएगा। वाइफ के क्या क्या राइट होंगे, नंबर 1 तो होगा एंटाइटल टू डार, वो मेहर की रकम ले सकती है और वो प्रॉपर रकम भी ले सकती है, प्रॉपर ऑफ स्पेसिफाई, प्रॉपर और स्पेसिफाई जो भी है वो ले सकती है। विच एवर इज लेस, जो कि जिस टाइम पर मैरिज हुई है उस टाइम पर जो भी मेहर की रकम डिसाइड हुई थी, जो या तो डार थी जो मेहर की रकम है, या प्रॉपर या फिर स्पेसिफाई, ठीक है, उनमें से जो भी सबसे कम होगी वो उसको क्या मिलेगी, मिल जाएगी, उसके लिए वो एंटाइटल है। और दूसरा बाउंड टू ऑब्जर्व इद्दत, लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, अगर वो क्या करना चाहती है, दूसरी मैरिज करना चाहती है, यानी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद उस मैरिज को डिसॉल्व कर रही है, तो उस मैरिज के डिसॉल्व होने के बाद जो कि उसकी इरेगुलर मैरिज थी या फासिद मैरिज थी, उसके बाद उसको इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके लिए वो एंटाइटल है। ठीक है। लास्ट आता है हमारा, हम लास्ट कर लेते हैं, लास्ट है हमारा लीगल इफेक्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी कह सकते हो। लीगल इफेक्ट्स ऑफ बातिल मैरिज, अगर एक मैरिज क्या है बातिल है तो उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम पहला लिखते हैं इसमें, अब बातिल और वॉइड, बातिल कह लो या फिर उसको वॉइड कह लो, आपकी मर्जी है, दोनों का मतलब एक ही है। वॉइड मैरिज इज एन अनलॉफुल connection which creates no mutual rights and obligations, okay, between the parties। ये एक तरीके से क्या है, अनलॉफुल कनेक्शन बोला जाएगा इसको, जो कि है बातिल मैरिज है।
और इसकी वजह से, इस मैरिज के होने की वजह से दोनों के बीच में कोई भी म्यूचुअल राइट नहीं होंगे और ना ही ऑब्लिगेशन होंगे। म्यूचुअल राइट का मतलब होता है आपसी अधिकार, जो आपस में शादी के बाद अधिकार मिलते हैं वो अधिकार नहीं मिलेंगे उनको। और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, उनको कर्तव्य पालन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक वैलिड मैरिज के दौरान कुछ कर्तव्य पत्नी के होते हैं और कुछ कर्तव्य पति के होते हैं, उनको ना तो वो कर्तव्य पालन करने की ज़रूरत है और ना ही एक दूसरे से कोई अधिकार मांगने की राइट है, उसको एक अनलॉफुल कनेक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बीइंग्स बीइंग नो मैरिज at all, the Muslim woman can have it declared void at any time, and the man can create no hindrance। इसका मतलब हुआ हिंड्रेंस किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट हर एक्शन लिख सकते हैं हम, हर एक्शन यानी वाइफ के। जैसा कि हमें पता ही है कि भाई ये मैरिज का एक तरीके से वॉइड है, और इसकी वजह से क्या होगा, बीइंग नो मैरिज, एक तरीके से मैरिज हुई नहीं है। क्या समझा जा रहा है, बीइंग नो मैरिज, मैरिज हुई नहीं है। एट ऑल दी मुस्लिम वुमेन कैन हैव इट डिक्लेयर्ड, कोई भी मुस्लिम वुमेन है जिसके साथ ये हुआ वो क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है वॉइड। अगर भाई ये मोरी मैरिज क्या है, वॉइड है। एट दी एनी टाइम, एट एनी टाइम किसी भी समय कर सकती है वो। एंड दी मैन कैन क्रिएट नो हिंड्रेंस, और आदमी का कोई अधिकार नहीं होगा उसके बीच में हिंड्रेंस पैदा करने का। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करने का। उसकी जब वो मैरिज को वॉइड बोल रही है तो आप उसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते अगेंस्ट हर एक्शन। जो एक्शन क्या कौन ले रही है, वाइफ ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द वुमेन गेट्स नो राइट टू डार, द वुमेन गेट्स नो राइट टू डार, वुमेन को डार लेने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, और अगला लिख देते हैं हम, इफ आइदर पार्टीज, इफ आइदर पार्टीज डाइज, अगर वो क्या होती है, मरती है, अगर कोई सी भी पार्टी उसमें से, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूनियन, द अदर पार्टी acquires no right of inheritance। यानी अगर उस मैरिज के दौरान, जब वो मैरिज हुई है और अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि भाई वो सही हुई है नहीं, लेकिन उस दौरान ही क्या हो जाती है, हम मान के चल जाते हैं कि भाई हस्बैंड की डेथ हो जाती है। हस्बैंड की डेथ होने के बाद वाइफ का कोई अधिकार नहीं होगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी पर को विरासत के तौर पर मांगे कि मैं भी उसकी वाइफ थी और मेरा भी अधिकार बनता है, क्योंकि उसकी मैरिज क्या थी, बातिल मैरिज थी, यानी कि बिल्कुल वॉइड मैरिज थी। वो अधिकार नहीं मांग सकती और उसका कोई अधिकार नहीं होगा प्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नाइदर कैन एनफोर्स एनी मैरिटल obligation against the other, the children of such union are not legitimate। तो इसमें क्या होगा, नाइदर कैन एनफोर्स एनी मैरिटल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट दी अदर, दी चिल्ड्रन ऑफ सच यूनियन आर नॉट।
इसका मतलब हुआ दोस्तों कि कोई भी बच्चा जो कि उस यूनियन के द्वारा पैदा हुआ है वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी नॉट लेजिटिमेट। नॉट लेजिटिमेट का मतलब क्या है, अगर लेजिटिमेट नहीं है तो क्या है, इलेजिटिमेट है। इस वजह से वो क्या नहीं कर सकता, एक मैरिटल ओब्लिगेशन है वो एनफोर्स नहीं कर सकता, किसके ऊपर, या तो माता के ऊपर या फिर पिता के ऊपर वो ऐसा कोई भी मैरिटल ओब्लिगेशन एनफोर्स नहीं करवा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का ये टॉपिक कवर होता है। हमने आज लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सही फासिद एंड बातिल मैरिज किए, और नेक्स्ट हमारा अब लास्ट टॉपिक रहता है जो कि मैरिज के अंदर जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है मुत्ता मैरिज। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुत्ता मैरिज करेंगे, और मुत्ता मैरिज होने के बाद ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ है जो कि हमें मैरिज के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे भी जुडिशियल डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी वैलिड है, और किन कंडीशन के अंदर हम, कुछ कंडीशंस ऐसी है जो यहाँ पे हमने बोली है कि ये वाली होंगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिनकी वजह से वो कंडीशंस वेरी नहीं करेगी। और ये चीज़ कहाँ कही गई है, ये जुडिशियल डेवलपमेंट में जो भी हम केसेस वगैरह करेंगे उसके अंदर कही गई है। तो हम अपना एक लेक्चर है जो हमारा लास्ट वाला वो मुत्ता मैरिज का करने के बाद इसमें जो भी जुडिशियल डेवलपमेंट्स हुई है, जुडिशियल डेवलपमेंट्स सारी की सारी करेंगे, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट्स के जो भी केसेस है, जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, उनको रेफ़र करके आपको पूरा डिटेल में मैरिज का कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और मैरिज के कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।